minimum amount of it is the minimum amount of energy required to remove the electron. It is the minimum amount of energy required to remove the electron. To remove the electron. To remove the electron from outermost shell. Outermost shell of an atom. Outermost shell from outermost shell of an isolated gaseous atoms to form cation. To form cation. It is the minimum amount of energy required to remove electron from an outermost shell of an isolated gaseous atom to form cation. To form cation. देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसियस एटम्स के फॉर्म में निकाला जाता है, तो अगर किसी एटम से आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो उसको सबसे पहले गैसियस स्टेट में होना जरूरी है और ये भी आइसोलेटेड फॉर्म में अलग होना चाहिए। जब भी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको एनर्जी देना पड़ता है। ये प्लस आई की अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया विथ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव one after another in an isolated gaseous atom. 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 क्या बोला गया है, एक एटम से, मान लो ये एटम से, इससे आपने पहला A प्लस बना +1 इलेक्ट्रॉन, इसमें जो एनर्जी लगा निकालने इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगा उसको हमने I1 बोला। प्लस मतलब ये क्या बता रहा है, आपको एनर्जी देना पड़ेगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस को बता रहा है। ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरह अभी क्या करना है, A प्लस से एक एटम से इलेक्ट्रॉन को हम एक एक करके निकालते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए। अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 5 इलेक्ट्रॉन को एक एक करके हम निकालेंगे। तो ये प्लस बन गया, A प्लस से सर आपका वॉइस लो डाउन हो, अप डाउन हो रहा है। हाँ सर। अब ठीक है। हाँ सर, फिलहाल तो लगता है ठीक है।
ये मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स को हम एक एक करके निकालें। जैसे ए से ए प्लस फॉर्म हुआ, फिर ए प्लस से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो A2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। इसके लिए जो एनर्जी लगा उसको हम I2 बोले। अब आपको बताना है कि I2 का वैल्यू बड़ा होगा या I1 का। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा या दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा? दूसरा। दूसरा। क्यों दूसरा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी इसमें देखिएगा, इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन भी जेड है, इलेक्ट्रॉन भी जेड है। इसमें जो प्रोटॉन्स है ना, प्रोटॉन जेड है, बट इलेक्ट्रॉन जो हो गया, दैट इज जेड माइनस वन हो गया। इस कारण क्या हो गया, जेड इफेक्टिव जो हो गया ना, इसका बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। जेड इफेक्टिव बढ़ जाने से ये यहाँ पर न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन को आप निकालना चाहते हो उसके भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। इसलिए मोर एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो I का वैल्यू ज्यादा होगा हमेशा I1 से। इसी तरह मान लो कि अब A2 प्लस से हमको इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो ये I3 अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो I3 का वैल्यू I2 से और I1 से बड़ा होगा। तो ध्यान रखना है क्या, ये हमेशा ट्रू होता है। I1 इज लेस देन I2 लेस देन I3 फॉर सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के लिए हमेशा ये ऑर्डर फॉलो होगा। उसके बाद देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। पहला फैक्टर्स लिखें, जेड इफेक्टिव। इसमें ध्यान रखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। मान लीजिए एक न्यूक्लियस और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इसके न्यूक्लियस में मान लो कि 10 प्रोटॉन लेकिन, और यहाँ पर एक एटम्स है, इसके न्यूक्लियस में मान लो कि 12 प्रोटॉन। तो कहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा बताओ, किस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच किस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? दूसरे में 12p में। हाँ, इसका जेड इफेक्टिव हाई है, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, हाई जेड इफेक्टिव। तो इस केस में न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। अगर हाई होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देना पड़ेगा। इसे बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो ये ध्यान तो एक बार पहले से बता दीजिए। ये जो जेड इफेक्टिव होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको पता होगा कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है उतना ही ज्यादा जेड इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। जैसे इस केस में देखिएगा 10 प्रोटॉन है, इस केस में 12 प्रोटॉन। तो हम बोलेंगे इस केस में जेड इफेक्टिव ज्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट। जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से क्या हो गया, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ गया। यहाँ पर अट्रैक्शन थोड़ा कम है, यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वी हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस आउटर मोस्ट स्टेट। यहाँ पर कम एनर्जी में ही काम कर जाएगा, यहाँ पर ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा।
इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, इसलिए बोला गया आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेलेटिन। दूसरा फैक्ट साइज, इसमें ध्यान रखना है आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये बिगर साइज का एटम, इसके ये बिगर साइज का एटम, बिगर साइज एटॉमिक साइज का ज्यादा है। अगर एटॉमिक साइज ज्यादा है तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। हाँ हाँ, तो लिख देता हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होगा तो कम एनर्जी देकर भी इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए वी हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी इन ऑर्डर टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना जितना बड़ा साइज होगा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतना ही कम आपका आयनाइजेशन एनर्जी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद लिखिए पेनिट्रेशन पावर ऑफ ए सबस्टेंस। नेक्स्ट फैक्टर दैट इज पेनिट्रेशन पावर ऑफ ए सबस्टेंस। ठीक से बोलिए सर, क्या? हाँ इसको तो लिख के रहा है तो ये पेनिट्रेशन पावर ऑफ ए सबस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा। फिर वो क्या लिखे? पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन पावर ऑफ ए सब सेल। हाँ पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है एस सबसे का, फिर पी सबसे का, फिर डी सबसे का और सबसे पुअर एस सबसे का। दिस इज फॉर सेम। एक सेल में अगर डिफरेंट एस टू डी एस सबसेल है तो एस सबसेल जो होगा ना, जैसे क्या बोलना चाहता हूँ समझिए। ये एक मान लो कि सेल है n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, तो इसमें जो डिफरेंट सबसेल होंगे एस सबसेल न्यूक्लियस के नजदीक होगा, फिर पी सबसेल होगा, फिर डी सबसेल होगा ऑन। तो ये ध्यान रखिएगा
तो अभी ये बताओ, अगर मान लो कि S में इलेक्ट्रॉन है, तो आपको आयनाइज एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, या अगर कोई P में इलेक्ट्रॉन है? सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है सर। अब हाँ सर। हाँ सर। मैं ये बोल रहा था कि पेनिट्रेशन पावर ऑफ ए सबसे, तो पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर बताया है, एस का ज्यादा होता है पी और डी एफ से। ये क्या बोला, फोर ए सेम सबसे, जैसे मैं बता रहा था, यह न्यूक्लियस है, और मान लो एन इज इक्वल टू 3 सब सेल में डिफरेंट सबसेल है, एस पी डी सबसेल है। तो मैं ये पूछ रहा था कि अभी बताओ ये, कि अगर मान लो कि एस में एक इलेक्ट्रॉन है और एक पी में इलेक्ट्रॉन है, तो किसमें न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, किस इलेक्ट्रॉन के टूवर्ड्स ज्यादा? एस 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 सब में। सेल। एस सबसेल में ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है। तो हम लोग अगर एस सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए भी ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, हाँ सर। मतलब उसका आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगा। हाँ। हाँ तो ये ध्यान सर। रखिएगा। तो यही यही बोल रहा था, जैसे एग्जाम्पल अगर पूछ ले आपसे कि अगर यहाँ पर बताओ 4s है और 3d है, कि 4s और 3d में एक एक इलेक्ट्रॉन है,
4s और 3d में एक इलेक्ट्रॉन, तो किनका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा बताओ? 4s में। नहीं, फिर मैं क्या लिखा हूँ मतलब देखो, सेम से 3D में ज्यादा होगा क्योंकि 3D ज्यादा पास है न्यूक्लियस का। 3D तो न्यूक्लियस से ज्यादा पास है। यहाँ पर नहीं देखना है कि एसपीडीएफ वगैरह क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ एक ही सेल के अंदर बताया। एक ही सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एस सबसेल से इलेक्ट्रॉन्स निकालने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। बट ये दोनों तो डिफरेंट सबसेल की बात हो गई ना, तो 3D में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा कंपेयर टू 4s। जैसे अगर ये पूछता तो आप बोलते हैं 4s में एक इलेक्ट्रॉन है और एक 4p में है, तो किनका किनका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे 4s में। 4s में। ये ध्यान रखिएगा। पेनिट्रेशन पावर, सर पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है? पेनिट्रेशन मतलब पेनिट्रेट करना। जैसे ये सेल में है, एस सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, अंदर जा रहा है, इसलिए ये न्यूक्लियस से काफी नजदीक है। जैसे बोलते हैं ना कोई पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब छेद कर जा रहा है, समझा? तो एस सबसे ये ज्यादा अंदर जा रहा है, न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक जा रहा है, इसलिए एस सबसेल का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा। आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर। आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, जितना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगा उतना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। एनर्जी होगा। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर। हाँ, किसके लिए? पूरे सेम से सेम सेल की बात करना, वहाँ डिफरेंट सेल हो गया तो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। फिर उसका नेक्स्ट चैप्टर लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा। हाफ फिल, हाफ फिल, हाफ फिल और फुलफिल, फुलफिल configuration, half fill or fulfill configuration are more stable. Half fill and fulfill configurations are more stable. Full stop. So more energy are required. More energy are required to remove electron. More energy are required to remove electron. More energy are required to remove electron. And hence higher ionization energy. And hence higher ionization energy. इससे आपको पता होगा ये S और P और ये D और F। हाफ फील्ड कब हो गई? हाफ फील्ड कब होगा? जब S में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, P में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, D में 5 इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होगा। फुल फील्ड कब होगा? फुल फील्ड कब होगा? जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। 10। तो हाँ, तो ये सब फुल फील्ड होगा। तो यही बोला जा रहा है, यही बोला जा रहा है कि हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं ना, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकालने में आपका ज्यादा एनर्जी लगेगा। सर जैसे हाँ बोलो।
सर एस सेल में तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड दो कंडीशन ही सेटिस्फाई होगा, और तो कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगा, इसलिए नहीं, एस सेल पार्सली सेल फील्ड उसमें होता है, पार्सली हाँ फील्ड पार्सली फील्ड उसमें होता ही नहीं, या तो हाफ फील्ड या तो फुल फील्ड। और हाँ ये सब में पीडीएफ में हाफ फील्ड पार्सली फील्ड ये सब वगैरह वगैरह होगा। हाँ तो देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। देखो तो अगर ये ट्रेंड पता होगा, मैं अभी ट्रेंड दिखाऊंगा पीरियोडिक टेबल में। जैसे अगर मैं एक पीरियड की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है बताओ? एटॉमिक साइज का हटता है। ट्रेंड घटता है। एटॉमिक साइज घटता है। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो होगा ना बढ़ेगा, बढ़ेगा। हाँ, ये अभी क्योंकि लिखवा यहाँ दूंगा। से है। हाँ, क्योंकि इसका हम लोग बोलते हैं पीरियड में, तो पीरियड में रिडक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। ये लिखवाऊंगा। इसी तरह देखोगे ऊपर से नीचे आने पर ना आयनाइज एटॉमिक साइज जो होगा बढ़ेगा और आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, घटेगा घटेगा। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किनका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए बताओ? ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन में। ऑक्सीजन, अरे यार ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए ना, ऑक्सीजन राइट वर्ड है ना, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन से। बट ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हाफ क्या फील्ड है। होगा? हाँ, ये हाफ फील्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हीलियम 2s2 2p3, ये हाफ फील्ड हो जाएगा, ये हाफ फील्ड हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हीलियम 2s2, पार्शियली फील्ड। ये पार्शियली फील्ड हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी I1 किसका ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। अच्छा, अगर मैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की पूछूं तो क्या बोलोगे बताओ? नाइट्रोजन का कम होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। हाँ, ऑक्सीजन का ही ज्यादा इनका होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि अभी क्या हो गया ना, ऑक्सीजन आपका हाफ फील्ड हो गया, ऑक्सीजन हाफ फील्ड आपका हो हाफ गया। फील्ड हो गया, ऑक्सीजन आपका हाफ फील्ड हो गया। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है दैट इज, और ये क्या हो जाता है? दैट इज हीलियम 2s2 हो जाता है, ये हाफ फील्ड हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना। तो जहां भी आपको हाफ फील्ड फुल फील्ड दिख जाए उनका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने वाला है। ये एक झारग्राम, बंगाल में एक है झारग्राम। हाँ सर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है झारग्राम? वो खुद का ही एक डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया। झारग्राम, अच्छा, खुद ही एक डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, और घाटशिला वो भी बंगाल में है। झारखंड में है सर। अच्छा, वो घाटशिला झारखंड में, ये बॉर्डर उधर है क्या? झारखंड का बॉर्डर, हाँ झारखंड सर। और बंगाल का बॉर्डर। चलो ये लिख लिया। देखना यहाँ पर एक चीज है, लिख लीजिएगा ट्रेन, ट्रेन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। पहला हम पीरियड में देखते हैं, इन पीरियड, पीरियड में
लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज हम लोग बोलेंगे जेड इफेक्टिव बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। इसी कारण एटॉमिक साइज क्या हो गया, एटॉमिक साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि आपने पढ़ा कि आयनाइजेशन प्रोपोर्शनल टू जेड। इसलिए दूसरा ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, इसलिए एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। इसीलिए आपका आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। और ये भी आपने पढ़ा है क्या, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये भी ध्यान रखिए। लिख लिया। हाँ ग्रुप 13 का ध्यान रखना। ग्रुप 13 में ज्यादातर पूछते हैं सत्संग से ध्यान रखना। ग्रुप 13 मतलब बोरॉन फैमिली ज्यादा पूछता है। आयनाइजेशन एनर्जी का साइज का भी इरेगुलर ट्रेंड आपने देखा, आयनाइजेशन एनर्जी का भी इरेगुलर ट्रेंड। देखो ऐसे याद, ये एटॉमिक नंबर, ये बोरॉन, ये है एल्युमिनियम, ये है गैलियम, ये है ये डब्ल्यू लिखेंगे, ये बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम और ये इंडियम और ये सोडियम। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन का होता है, ऐसे भी होना चाहिए। ब्राउन का जानकर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। फिर सेकंड मोस्ट जो होता है दैट इज हेलियम का होता है, हेलियम का इनर्ट पेरिफेरिक लगता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, इसके हिस्सा ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। फिर उसके बाद देखोगे गैलियम का होता है, गैलियम में पता होगा आपको डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन लगता है। उसके बाद एल्युमिनियम का होता है और उसके बाद आपका इंडियम का होता है। ये ध्यान रखना। इंडियम का इसे कोड के फॉर्मूले भी याद रख सकते हैं। 153 तो ये है ना 15324। ये कोड के फॉर्मूले भी याद रख सकते हैं। 1 मतलब बोरॉन, 5 मतलब हेलियम, 3 मतलब गैलियम, 2 मतलब एल्युमिनियम और 4 मतलब इंडियम। तो लिख लिए होंगे। सर हाँ
हाँ सर सभी ग्रुप के लिए ये ग्राफ ये सेम होगा? नहीं यार, नहीं। ये सिर्फ एंड सिर्फ बोरॉन फैमिली के लिए बताए हैं। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है, इसलिए बता रहे हैं। और सब में नॉर्मल ट्रेंड ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। समझा? ऊपर हाँ से नीचे जाने पर घटता है। बोरॉन फैमिली स्पेशल फैमिली है क्योंकि इसमें एटॉमिक साइज का भी एक्सेप्शन, एटॉमिक साइज का भी एक्सेप्शन था, याद है? क्या एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड था, ये भी ध्यान रखना, फिर से लिख लो एटॉमिक साइज। और ये ज्यादा पूछा भी करते हैं। इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, एटॉमिक साइज का ट्रेंड, ये सब मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड था, सबसे सबसे बड़ा क्या था, हेलियम। हेलियम और इसका ऐसा था। फिर उसके बाद किसका होना चाहिए, एल्युमिनियम या गैलियम का, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम का, और फिर गैलियम, फिर गैलियम, और फिर उसके बाद बोरॉन। बोरॉन। एटॉमिक साइज का भी ट्रेंड ध्यान रखना है। चलो 15324 ऑर्डर क्या बोले? हाँ, वन मतलब ये देखो नंबरिंग करेंगे ना, ऐसे नंबरिंग करेंगे, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। इसको 1 बोल दिए, इसको 2 बोल दिए, इसको 3 बोल दिए, इसको 4 बोल दिए, और इसको 5 बोल दिए। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है। सबसे ज्यादा बोरॉन का होगा, फिर थैलियम का होगा, फिर गैलियम का होगा, फिर एल्युमिनियम का होगा, और लास्टली इंडियम का होगा। ऐसे भी दांता ग्रुप पर जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, इसलिए थैलियम का मिनिमम हो गया, होना चाहिए इंडियम का भी मिनिमम। बट इंडियम का नहीं हुआ क्योंकि इसमें जेड इफेक्टिव के कारण, जेड इफेक्टिव लेंथेनाइज कॉन्ट्रैक्शन के कारण जेड इफेक्टिव ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, इसलिए उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। ऐसे ध्यान रखिए। सर हाँ सर थैलियम का साइज तो बड़ा है, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी तो कम होना चाहिए, फिर वो हाँ, कम बढ़ होना गया। चाहिए ना, कम होना चाहिए ना। बट इसमें लेंथेनाइज कॉन्ट्रैक्शन के कारण जेड इफेक्टिव ड्रास्टिकली बढ़ा ना। हाँ सर। तो अगर जेड इफेक्टिव ड्रास्टिकली बढ़ा मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन भी बढ़ गया। हाँ सर। अगर आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ गया तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ गया। समझा? हाँ सर। हाँ हाँ। इसलिए इसलिए बोरॉन के बाद हेलियम आया। सर थैलियम का समझ में आ गया, एल्यूमिनियम का एक बार बोल दीजिए। एल्यूमिनियम का उसमें डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होगा सर, डी ब्लॉक एल्यूमिनियम और गैलियम। कॉन्ट्रैक्शन। एल्यूमिनियम और गैलियम में हम जानते हैं कि गैलियम जो था, गैलियम में भी जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा ना। होना चाहिए तो देखोगे बोरो कितना ज्यादा होना चाहिए। अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखोगे तो गैलियम एल्यूमिनियम का ज्यादा होना चाहिए गैलियम, बट गैलियम का ही ज्यादा हो जाता है एल्यूमिनियम, क्योंकि हम जानते हैं कि गैलियम में डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन लगता है। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के कारण जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया मतलब न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ गया और आयनाइजेशन बढ़ गया। और ऐसे तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको याद ही रखना है, याद करने का ग्राफ से याद कर सकते हो या कोड से याद कर सकते हो, एनी हाउ आपको याद करना है। ये भी ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट जो भी हो। ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है, ग्रुप 4 है, और ये ग्रुप 12 है, और ये ग्रुप 11 है, और ये ग्रुप 12 है। शायद कल भी हम ये बताए थे ये बात। स्कूटर, यामाहा, लाना, इतना ही। और ये है आपका टी, जरा, हाँ। यहाँ पर था आपका कीमत बढ़ता है, यहाँ पर था थोड़ा जमाना कदरदान होगा।
आपको पता है इन दोनों का एटॉमिक साइज सेम था लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण, था ना सेम? हाँ सर। और इसमें कुछ ऐसा ऑर्डर था एटॉमिक साइज का। तो हाँ अगर आपसे हम आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछते हैं सर, वो तो उल्टा होगा ना, वो साइन हाँ, उल्टा होगा। उल्टा, हाँ उल्टा। ये कुछ ऐसा था, ये दोनों का इक्वल और ऐसा। चलो अब यहाँ पर देखो, अगर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पूछता हम ग्रुप 3 के लिए तो क्या बोलता? डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। तो क्या ट्रेंड होता है? घटता है, एंडियम का ज्यादा होता है, एट्रियम का और लैंथेनम का। लैंथेनम का कम होता। अगर इसमें पूछता ग्रुप 4 में पूछता, ये ग्रुप 3 में था, ग्रुप 3 में अगर ग्रुप 4 में पूछता आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, तो ध्यान रखना इन्हें सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा टाइटेनियम। टाइटेनियम का होगा। टाइटेनियम का होता। जेड इफेक्टिव ड्रास्टिकली बढ़ गया था। हाँ। उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद हाँ, सर। नॉर्मल सोचना है, उसके बाद टाइटेनियम और उसके बाद जिरकोनियम। ये सब में और भी जैसे ग्रुप 5 में भी होगा, ग्रुप 6 में भी होगा, ग्रुप 7 में भी यही होगा, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, क्योंकि ये सब जगह भी तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। हाँ समझ सर। रहा है? हाँ सर। इसी तरह ग्रुप 11 में ये जो ज्यादा पूछा करते हैं इसको लिखा दे रहा हूँ। ग्रुप 11 में भी सेम कॉन्सेप्ट, सबसे ज्यादा किसका होगा? गोल्ड का होगा, फिर कॉपर का होगा, गोल्ड का। सिल्वर का। फिर उसके बाद ग्रुप 12 का भी ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा? मर्क्यूरी का, मरकरी का, फिर जिंक का, जिंक का, फिर कैडमियम का। कैडमियम का। ये भी ध्यान रखिएगा। हो गया होगा। अभी आपको क्या करना है ना, arrange period 2 and period 3, period 1, period 2 and period 3 in increasing order of ionization energy. तो पीरियड 1 में कौन कौन एलिमेंट बताओ? पीरियड 1 में कौन कौन एलिमेंट? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन, हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। तो हीलियम का ज्यादा होगा। ऐसे भी ये नोबल गैस है। अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखोगे तो इधर से इधर जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है ना? हाँ सर। तो हीलियम का ज्यादा होना चाहिए। और हीलियम आपका फुलफिल्ड भी कॉन्फ़िगरेशन रखता है। इसी तरह पीरियड 2 में कौन कौन सा एलिमेंट है ये बताओ? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन, बेरिलियम, फ्लोरीन। बोरोन, नियॉन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, यही सब एलिमेंट है। यहाँ पर ये जो दिखा रहा हूँ ये सब क्या है? ये सब जो है आपका ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है फुल फील्ड, ये भी फुल फील्ड है या नहीं? कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी बताओ? सबसे ज्यादा ये नियॉन का। नियॉन का। फिर उसके बाद चलेगा सेम आपका बेरिलियम। का होना चाहिए। बेरिलियम का। अरे यार नहीं, अब ये जंप करके यहाँ पे लगेगा, ये जंप आप इधर, ये बेरिलियम और बोरॉन में होगा, बोरॉन इधर चला आएगा, बेरिलियम इधर आएगा। समझा? एक बार इसको उठाकर यहाँ जंप करता है, समझ रहा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। फिर उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बताओ किसका ज्यादा? नाइट्रोजन होगा, उसके बाद ऑक्सीजन होगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगा। हाँ, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर कार्बन। अब बेरिलियम बोरॉन बेरिलियम होगा। पहले बेरिलियम होगा, बेरिलियम फिर होगा। बोरॉन,
और सबसे कम लिथियम का। लिथियम। इसी तरह पीरियड 3 का भी अरेंज करो, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन कौन सा एलिमेंट है? लिथियम, सोडियम, लिथियम, लिथियम के सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सल्फर, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, आर्गन। क्लोरीन, आर्गन। हाँ, तो ये सब देखो, ये सब सर्कल कर दिया, ध्यान रखने वाला। सबसे ज्यादा आर्गन का होगा, फिर क्लोरीन का, फिर फास्फोरस का, फिर सल्फर का, फिर सिलिकॉन का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का और फिर क्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखना। फास्फोरस हाफ फील्ड है। हाँ यार, हाफ फील्ड है। नाइट्रोजन के नीचे है तो ये भी हाफ फील्ड होगा, ये फुल फील्ड होगा और ये भी फुल फील्ड होगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, तो ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, हीलियम का। हीलियम का, हीलियम। देखो इधर से इधर जाता है तो बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाता है बढ़ता है, तो यहाँ हीलियम वाला का ही ज्यादा होगा ना। हाँ सर। समझ रहा है? और मिनिमम पूछा तो हाइड्रोजन का, इधर 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 नीचे वाला का, सीजियम। सीजियम, सीजियम का, सीजियम का। लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होता है, इसलिए इसको फोटो सेल में यूज करते हैं। फोटो सेल में बताया था ना, फोटो इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन में सीजियम को यूज करते हैं, क्योंकि सीजियम का वर्क फंक्शन लो है, वर्क फंक्शन इसका लो होता है, आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होता है, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान है, इसलिए इसको हम लोग फोटो सेल में यूज करते हैं। इसी तरह ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को भी आप आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म्स में अरेंज करो। Arrange group 1 and group 2 in increasing order of ionization energy. तो ग्रुप 1 को अरेंज करते हैं। ये ग्रुप 1 देखो, ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट है? मेन हम लिथियम से मानता हूँ, हाइड्रोजन का तो कुछ पोजीशन ही नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रोडियम, सीजियम, ऐसा ऑर्डर हो जाएगा। ग्रुप 2 में ऑर्डर क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम। रेडियम, रेडिएटिव है, उसको भी कंसीडर नहीं करते। ये ऐसा हो जाएगा। ये ग्रुप 2 का हो गया। क्वेश्चन है, compare IE1 and IE2 of IE1 and IE2 of chromium and
क्रोमियम एंड मैंगनीज क्रोमियम हाँ क्रोमियम एंड मैंगनीज क्या करो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ क्रोमियम का इनर गैस आर्गन क्या होता है बताओ क्रोमियम का 4s1 3d5 4s1 3d5 मैंगनीज का आर्गन 4s2 3d5 तो बताओ ये क्रोमियम है और ये मैंगनीज अगर I1 की बात करें किसका ज्यादा होगा क्रोमियम का या मैंगनीज का पहले इलेक्ट्रॉन के सर मैंगनीज का। मैंगनीज का ज्यादा होगा क्रोमियम क्योंकि ये फुलफिल्ड है ना ये हाँ फुलफिल्ड फुलफिल्ड है है। ये फुलफिल्ड है और ये पार्शियली फुलफिल्ड है तो फुलफिल्ड वाला सब ज्यादा वैल्यू देंगे हम और ऐसे भी लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ता है इसलिए मैंगनीज का ज्यादा होगा क्रोमियम से अगर मैं I2 की बात करूं I2 एक इलेक्ट्रॉन निकल जा चुका है ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जा चुका है और यहाँ पर ये 4s1 हो गया और यहाँ पर ये 3d5 हो गया तो बताओ किसका ज्यादा होना चाहिए यहाँ पर क्रोमियम का ज्यादा होगा क्रोमियम का 4s1 हो गया और ये 3d5 से इलेक्ट्रॉन जाएगा हाफ फील्ड है हाँ ये देखो ये भी हाफ फील्ड है ये भी हाफ फील्ड है बट अभी क्या करेंगे बताओ अभी क्या करना पड़ेगा ये 3d से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये 4s से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे इससे ज्यादा होगा समझ रहा है हाँ सर हाँ क्योंकि ये थर्ड सेल से निकाल दो ये फोर्थ सेल से निकाल दो चलो तो ये आज के लिए इतना ही चलो मिलते हैं अगले क्लास में थैंक यू सर सर मैंने ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेजा था वो सर वो फोटो इलेक्ट्रिक का एक क्वेश्चन हो जो था उसको इलेक्ट्रिक ठीक है मैं देखूंगा ठीक